मुझे ऐसा लगता है कि और आपके सामने कहते हुए मुझे गुरेज नहीं है और आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ 2-2 4-4 साल के नौकरी में, पुलिस की नौकरी में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज परचेज कर ली जाती है। वो कहाँ से आता है? जिस केस में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए उसमें नहीं करते, जिसमें नहीं करनी चाहिए वहां करते हैं। और वहां से क्या करते हैं? ब्राइब आती है सारी की सारी। आप वृंदावन को तोड़ के कंक्रीट वन बनाएंगे। सवाल ये है, स्मार्ट सिटी बनाना है, आप कहीं तो आप वृंदावन को वृंदावन रहने दीजिए ना। पूरा वर्ड आप देखिए, आप जो उसका स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि आप वो स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। आज कोर्ट भी कहती है कि कई लोग जो एडवोकेट्स हैं वो एआई के थ्रू जजमेंट लेके पहुंचते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जजमेंट जो वो लेके पहुंचते हैं वो एग्जैक्टली उसका कंटेंट वो नहीं होता। कोर्ट ने कई बार कॉस्ट भी इम्पोज की है कि आपकी ड्यूटी है कि आप जो हमें दे रहे हैं वो 100% करेक्ट होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने एआई से लिया और आपने उसको वेरीफाई नहीं किया। जो चीज आपको यूज करनी है उसको यूज करिए, आप उस टेक्नोलॉजी का यूज मत बनिए और मिसयूज और यूज में अंतर समझिए। ये पुलिस की तानाशाही है। वो अपने आप को समाज में एक बहुत सुपीरियर मानते हैं। नमस्कार सर, फुल वॉल्यूम बातें शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले बात करूंगा जो ब्रिजवासी नाम आप उसके पीछे की कहानी क्या है? ब्रिजवासी। नमस्कार राहुल जी। अ, ब्रिजवासी का मतलब है कि जो मन से ब्रिज में निवास करता हो, या उसका जन्म ब्रिज में हुआ हो, या कर्म से ब्रज की तरफ बहुत ज्यादा आस्था रखता हो सब कुछ। तो मेरा जन्म ब्रज में हुआ, मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ, वृंदावन से यहाँ वकालत करने के लिए आया। और मैं राधा वल्लभ जी और बिहारी जी दोनों का पड़ोसी हूँ। तो मेरा जो निवास स्थान है वो राधा वल्लभ जी और बिहारी जी के बिल्कुल बीचों बीच में। तो ठाकुर जी ने दोनों तरफ से बहुत आशीर्वाद दे रखा है और ब्रज में, वृंदावन में जन्म लिया और यहाँ पे वकालत करते हैं। तो इसीलिए मैं अपने आप को ब्रजवासी कहलाने में सौभाग्य अपने आप को महसूस करता हूँ। तो आप बताएं कौन से साल में आप दिल्ली आए और आपने वकालत शुरू करी? आपकी जो कॉलेज स्कूल मथुरा वृंदावन से हुआ है हाँ, मेरा या? मेरा मेरा सारा जितनी भी एजुकेशन हुई है मेरी वृंदावन मथुरा से ही हुई है, जितनी भी एजुकेशन हुई है। लेकिन मैंने मथुरा में वकालत नहीं करी, वकालत मैंने दिल्ली में आके की है। क्यों चुना कि वकील ही बनूं, एक अधिवक्ता बनूं? तो इसके पीछे की कुछ आपकी कोई कहानी थी या आपको कहीं से कोई प्रेरणा मिली कि मैं वकील बनूंगा? देखिए, हमारे टाइम में लॉ करने के बाद में, और लॉ जब करते थे तो बाय डिज़ाइन नहीं करते थे कि हमें लॉयर ही बनना है, जी जी। हमें वकालत में ही जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते थे कि भाई लॉ, हमने कुछ और, हमने बीए किया, हम्म। एमबीए किया, फिर उसके बाद सीआईसी किया, फिर एमबीए किया। तो फिर उसके बाद लगता है कि चलो ठीक है अब लॉ भी रह गई है, लॉ कर ली। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, आज के बच्चे बाय डिज़ाइन से आते हैं। राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गए, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद, जब आ गए इस फील्ड में आने के बाद, तो ये नहीं सोचा कि हम बाय डिज़ाइन आए, बाय डिफ़ॉल्ट आए। अब हम इस फील्ड में आ गए तो अब हमारा कर्म ये है, तो हमें पूरा 14 घंटे की मेहनत करनी है। तो मैं सबको कहता हूँ कि भाई आप 14 आवर्स मेहनत ना कर सको तो 12 घंटे करो। आपको लगता है कि सुबह 9 से 9 आपको मेहनत करनी है, तो मेरा एक ही मंत्रा रहता है कि अगर आपको दिल्ली में वकालत करनी है या देश के किसी भी शहर में वकालत करनी है तो आपको 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो अधिवक्ता बनने के पीछे क्यों? आप किसी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं या उसी लेगेसी को आप आगे लेके जाना चाहते हैं? देखिए, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। परिवार में पहला अधिवक्ता तो जिसे आपके आप कह रहे हैं। पिताजी क्या करते थे? मेरे यहाँ पे धर्मशालाएँ थी हमारी, वृंदावन में हमारी धर्मशालाएँ थी। तो उस धर्मशालाओं की टेक केयर करना, जी और राधा वल्लभ जी मंदिर के ठीक सामने अपना निवास स्थान। जी जी। और मैं वकालत करने के लिए, मुझे लगा कि मेरे घर में मेरी छोटी बहन वो भी एडवोकेट है, मेरे ब्रदर इन लॉ डिस्ट्रिक्ट जज हैं, तो मेरा परिवार का कुछ परिवेश लीगल का कुछ इस तरीके का है। तो लगा कि इससे बेहतर समाज की सेवा करने के लिए, इससे बेहतर कोई ऐसा जरिया नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल में निडर होके काम करते हैं। बाकी कोई भी प्रोफेशन होगा आप डर डर के काम करेंगे, वकालत के प्रोफेशन में आपको पता है कि ये बिल्कुल निडरता का प्रोफेशन है। आपको जरा सा भी डर नहीं लगता, जी। क्योंकि आप जब वकालत करते हैं तो आपको पुलिस का तो डर बिल्कुल नहीं लगता। हम्म। और जब संसार, जो पूरी दुनिया में आदमी डरता है पुलिस से ही डरता है ना, वकील नहीं डरता।
वकील कहता है मैं सही हूँ तो मुझे किसी से डर नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि जो आज की जनरेशन है और जो लोग आजकल एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि काले कोट से दूर रहो, हम्म, तो वो एक किसी डर का माहौल बना रहे हैं जो आज की जनरेशन है, हम्म। या वो भी समाज सेवा की तरफ? नहीं, देखिए आज के जो जितने भी आज यंग हमारे छोटे भाई बहन आ रहे हैं, वो बाय डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं। वो 12वीं के बाद अपना करियर चूज़ करते हैं जी। और वो इस फ़ील्ड की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। पहले चिंता होती थी हमारे सीजेआई को कि लिटिगेशन के अंदर बहुत अच्छे एडवोकेट्स नहीं आ रहे। आज मैं देखता हूँ कि जो अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ के जो बच्चे आ रहे हैं, वो कॉर्पोरेट में भी जाना चाहते हैं और लिटिगेशन में भी आना चाहते हैं। तो लिटिगेशन का जो भविष्य है, आज के अधिवक्ता जो नए आ रहे हैं, उनसे वाक़ई में मैं कह सकता हूँ कि सुरक्षित है। आप ये सीजीआई के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, लॉयर लॉबी कैसे काम करती है, कैसे हमारी कानून व्यवस्था को बनाए बनाए रखने का ये कार्य करती है? देखिए, आज आप मान के चलिए कि देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। तो 5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो उन केसेस को जो एडवोकेट हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं अपनी क्लाइंट के बिहाफ पे। तो समाज में सबसे पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसको पुलिस पीड़ित कर रही है, जिसको किसी और तरीके से कहीं कोई तनख्वाह नहीं दे रहा, कहीं कोई झगड़ा हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए कौन खड़ा है? अधिवक्ता खड़ा है। तो वो समाज की सेवा कर रहा है। अब समाज की सेवा किस सिस्टम में जाके करता है? वो जुडिशियल पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। वो अपने यहाँ जो भी केसेस होते हैं वो कोर्ट में फाइल करते हैं। जजेस जितने भी हैं, चाहे एमएम से लेके सिविल जज से लेके और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, वो लोग कानून की एक प्रक्रिया के, कानून के एक प्रोसीजर के थ्रू पूरा काम कर रहे हैं। आज अगर ये पूरा जुडिशियल सिस्टम अच्छे से काम ना करे, तो पूरा देश कोई विकास नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि फिर एनार्की वाला एक सिस्टम आ जाएगा। फिर जो जिसको लगेगा, नेताओं को, जिसको लगेगा ब्यूरोक्रेट को, जिस पुलिस वाले को लगेगा कि हमारे ऊपर कोई डर नहीं है, तो एक जुडिशियल सिस्टम पूरा एक माहौल को स्मूथ चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आप क्या मानते हैं कि पीड़ित को पहले अधिवक्ताओं के पास जाना चाहिए या पुलिस के पास जाना चाहिए? नहीं अगर कोई देखिए, पीड़ित व्यक्ति, आप आए दिन आप देखते होंगे कि पुलिस के पास गए, उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो पहले आप क्या मानते हैं, पहले पुलिस के पास जाना चाहिए या पहले ही सीधा अधिवक्ताओं के पास आना चाहिए? जैसे अधिवक्ता ही इस कानून व्यवस्था को सँभाले हुए हैं, जो देखिए एक प्रोसीजर बना हुआ है जी, कि जब भी आप कोई कंप्लेन करेंगे तो पहले पुलिस के पास ही जाएँगे। ये एक व्यवस्था है। सीआरपीसी का एक लॉ है कि आपको पहले कभी भी कोई किसी तरीके की कोई कंप्लेन होगी, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो पुलिस के पास जाएँगे। अगर पुलिस, जैसा कि आप भी जानते हैं, जैसा कि मैं भी जानता हूँ और जैसा कि पूरा देश जानता है कि पुलिस कितनी संजीदगी से काम करती है। जी, इसको संजीदगी माने या कुछ और माने, वो आप हँस रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप समझ गए कि मैं क्या कहना जी, चाहता हूँ। तो जो पुलिस का काम करने का रवैया है वो देश में हर जगह एक जैसा है। तो पुलिस के पास जब एक इंसाफ नहीं मिलता तो व्यक्ति फिर कोर्ट में जाता है। लेकिन कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकता। कोर्ट में उसको अधिवक्ता की मदद लेनी पड़ेगी। अधिवक्ता उस हर व्यक्ति के साथ है जो वंचित है, जो शोषित है, जो समाज में सताया हुआ है, किसी व्यक्ति का या पुलिस का। तो कोई ऐसा हमारे देश में कोई कानून है, अगर किसी कोर्ट में जाता है और फिर वहाँ से जो हैं जज साहब हैं हमारे, वो एक अथॉरिटी सुमोटो पावर के तहत उसको पुलिस को संज्ञान लेने के लिए कहें कि भाई, तो ऐसी कोई सुमोटो पावर या ऐसी कोई हमारे जो जागरूक नागरिक हैं वो जाने, अगर ऐसा कुछ प्रावधान या कोई कानूनी प्रावधान वो है? तो इस तरीके का कुछ नहीं है। ऐसा कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है प्रोविजन नहीं? कि कोर्ट स्वतः ही किसी चीज को ले ले। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो किसी केस को लेके, किसी इशू को लेके अपना संज्ञान लेके उसमें सरकार को और सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को या किसी भी संस्था को नोटिस कर सकती है। लेकिन जो नीचे वाला तंत्र है, जब हम लोग सिविल कोर्ट की बात करते हैं, जब हम लोग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की बात करते हैं, वहां पे ऐसा कोई किसी तरीके का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जहां पे वो ऐसे सुओ मोटो में जाके कर क्योंकि सकते। पुलिस प्रशासन, जो हमारे जो नागरिक हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी कई बार आवाज़ दब जाती है, कई बार सुनी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती, एफआईआर दर्ज नहीं होती। अभी हाल ही में देखा होगा, अधिवक्ता जाते हैं पुलिस थाने और उनके साथ भी, अधिवक्ताओं के साथ भी दुर्व्यवहार होता है। हम्म।
दिल्ली जैसे जी। जहाँ जो देश की कैपिटल है, वहाँ पे इस तरीके के वाक़ये हो रहे हैं जी, कि अभी जैसे एडवोकेट हाल-फिलहाल जी, अम्बेडकर नगर थाने में हुआ, जी, जी। हरिनगर थाने में हुआ, हुँ, जो अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी हुई, जी, दुर्व्यवहार हुआ, जी, जबकि वो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए वहाँ पर गए थे जी। कि वो व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से बनी रहे। देखिए, मैंने आपको अभी कहा कि ये देश की राजधानी दिल्ली है और आपने मुझे जो वाक़ये बताए वो 2-4 वाक़ये सोशल मीडिया पे बहुत हाइलाइट हो बहुत गए तब आप मुझे बता पाए। जी, जी, जी। रोज़ देखिए आए दिन अधिवक्ताओं के साथ जो पुलिस विभाग है, पुलिस ऑफ़िसर्स हैं वो बदतमीज़ी करते हैं, मार-पिटाई करते हैं और मार-पिटाई किस लिए करते हैं? क्योंकि एक अलग तरीके की वैमनस्यता, वो एक एनिमिटी वकीलों के साथ मान के चलते हैं वो। हुँ, और इस वजह से आप देखिए कि रोज कहीं न कहीं वारदातें हो रही हैं। आज अगर वकील इस तरीके का काम कर रहा है जो पुलिस इस तरीके का काम कर रही है, वकील भी अगर कोर्ट में ऐसे ही काम करेगा तब क्या रहेगा? हाँ, तो कानून व्यवस्था बिगड़ सारी जाएगी, बिगड़ जाएगी सारी ना। बिगड़ अगर मान लीजिए कि आपने वकील के साथ दुर्व्यवहार पुलिस स्टेशन में किया बिल और अब आप जब जाएँगे कोर्ट जाएँगे, वकील इस तरीके का व्यवहार करेगा तब आपको क्या लगेगा? अगर आपको वहाँ चाँटा मारेगा तब क्या लगेगा? आपके ऊपर हाथ उठाएगा तो कैसा लगेगा? तो इस तरीके का जो काम है पुलिस अधिकारियों को ये सख्त हिदायत देनी चाहिए। उसका तरीका क्या है? ये तो हो गई प्रॉब्लम। उसका सॉल्यूशन ये है कि हम कितना भी धमका लें उनको, कितना भी चीज़ें करें, कुछ सोशल मीडिया पे आ जाएँगी, कुछ नहीं आएँगी। तो उसका बिल्कुल कंप्लीटली है कि उन ऐसे पुलिस वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो इमीडिएटली होनी चाहिए। आज अगर हुआ है तो आज की आज ही होनी चाहिए और खाली सस्पेंड करके या लाइन हाजिर करके नहीं, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मान लीजिए लाइन हाजिर कर दिया, मान लीजिए कि उसको हेडक्वार्टर में पोस्ट कर दिया, उससे कोई कोई वो नहीं है। तो आपके आपको हिसाब से कानून में कैसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो आने वाली जनरेशन, जो आने वाली लॉयर्स लोग भी है, न्यू जनरेशन जो है, उनको ये समस्याओं का सामना ना करना पड़े, वो एक खुल के देश हित के लिए कानून व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से चलाए रखें, जो कि हमारे देश में करोड़ों केस पेंडिंग है, रोज नए लाखों केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से जो अधिवक्ताओं की कोर्ट में स्ट्राइक हो जाती है, तो ये सारा एक प्रोसेस एक थम जाता है, एक हाँ, रुक जाता है। हाँ। तो आप क्या एक अपनी राय देंगे? क्या नई व्यवस्था बनाई जाए कि शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में एक शांतिपूर्ण जो योगदान रहे? देखिए इस व्यवस्था के लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, जहाँ पे राज्य सरकार का प्रभुत्व है पुलिस के ऊपर, वहाँ राज्य सरकार की ये ड्यूटी है कि वो पुलिस को बताए, पुलिस के आला अधिकारियों को बताए कि किसी भी तरीके का आप कंप्लेनेंट आए या उनके साथी अधिवक्ता आएँ, उनके साथ जो भी अधिवक्ता आते हैं, किसी भी तरीके का आपने दुर्व्यवहार, किसी भी तरीके का मैनहैंडलिंग या कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेज या कोई भी आपने इंसल्टिंग नहीं करना। अगर आपने इंसल्टिंग किया, कोई भी इस तरीके का किया, तो आपको इमीडिएटली पनिशमेंट दिया जाएगा और वो पनिशमेंट बहुत डिटरेंट होगा, 1। सेकंड, जहाँ पे भी केंद्र सरकार का कंट्रोल है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में जो पुलिस है डायरेक्ट एलजी और केंद्र सरकार के, तो ये ड्यूटी केंद्र सरकार की है कि केंद्र सरकार पुलिस कमिश्नर को ये डायरेक्शन दे कि यहाँ पे जितनी हमारे पास घटनाएँ आई हैं, ये सोशल मीडिया पे आई हैं, उससे 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा घटनाएँ रोज़ हो रही हैं, लेकिन वो कैमरे में नहीं है। अभी आपने देखा किस तरीके का बर्ताव करते हैं। जो विक्टिम जा रही हैं, उस विक्टिम की कंप्लेन नहीं कर रहे। उस विक्टिम की कंप्लेन के लिए कह रहे हैं कि जो रेप के एलिगेशंस हैं, उस रेप के एलिगेशन के लिए कह रहे हैं कि इंक्वायरी होगी। अब इंक्वायरी होगी बोले वो 2 दिन से हम आ रहे हैं लगातार कि आपकी इंक्वायरी कितना टाइम और चलेगी? वहाँ पे उस कंडीशन में अगर अधिवक्ता जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहने के लिए, उनको बताने के लिए, तो वहाँ पे वो विक्टिम के साथ सिर्फ़ वो कानून उनको बताने के लिए जा रहे हैं कि आपका काम है पहले एफआईआर दर्ज करें, इंक्वायरी करने का काम नहीं है। इंक्वायरी एफआईआर के बाद होगी, इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद होगी। रेप जैसे केसेस में, पॉक्सो जैसे केसेस में पुलिस को क्या है कि आप अगर देखेंगे पुलिस अधिकारियों की इतनी ज्यादा आमदनी है कि उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने कहते हुए मुझे गुरेज नहीं है और आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ 2-2 4-4 साल के नौकरी में, पुलिस की नौकरी में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज परचेज कर ली जाती है। वो कहाँ से आता है? जिस केस में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए उसमें नहीं करते, जिसमें नहीं करनी चाहिए वहां करते हैं और वहां से क्या करते हैं? ब्राइब आती है सारी की सारी। ये जो पॉक्सो एक्ट है और जो ये रेप के जो केसेस है, क्या ये
हमारी देश की महिलाओं की तरफ ही ज़्यादा इनकी सुनी जाती है, इन पुरुष समाज है उसके अगेंस्ट, तो पुरुष समाज के लिए भी कुछ बराबरी आप क्या मानते हैं? क्या ये बराबर है? मैं तो नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कहते हैं कि जो दहेज के केसेस हैं, उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। और आज आप देखेंगे जितने भी केसेस पॉक्सो के और बाकी हैं, 90% एक्विटल अगर हो रहे हैं, एक्विटल एक्चुअल, क्योंकि वो एलिगेशन मैनिपुलेट किए गए हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो केसेस हैं, बहुत ज़्यादा का मतलब आप 80-90% जहाँ पे कोई ना कोई पर्सन इनिमिटी होती है, उस इनिमिटी को क्रिमिनल रंग देने के लिए ऐसे रेप के और पॉक्सो के एलिगेशंस पुट किए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज आंकड़े कह रहे हैं, जो अलग-अलग टाइम पे कोर्ट्स भी कहती हैं। आजकल के जो वीडियो पे जो लोग ओपनिंग थ्रेट्स दे रहे हैं, ठीक है, खुलेआम किसी को धमकी दे रहे हैं, पुलिस वाले भी वर्दी डालकर वीडियो बना रहे हैं, ये समाज को किस तरफ ले जा रहा है? ये समाज को क्या अपनी पावर दिखाने का एक ज़रिया है? ऐसे अधिवक्ता भी करते हैं, मैं आपको है ना 2-4 आपने भी वीडियो ऐसी देखी होंगी जो सोशल मीडिया पे चल रही। जब भी अधिवक्ता पुलिस स्टेशन जाता है या पुलिस स्टेशन में आने की कॉल करता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि किसी न किसी अधिवक्ता के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ होता है। वाह! तो जब दुर्व्यवहार हुआ है, जब अधिवक्ता समाज में सेफ नहीं है, तो नॉर्मल व्यक्ति, कॉमन इंसान कैसे सेफ होगा? और आप इतने निडर हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आप उसके बाद भी मैनहैंडलिंग कर रहे हैं। तो कोई भी अधिवक्ता अगर कॉल कर रहा है कि थाने में जाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम वहाँ जाके उस पुलिस स्टेशन को अच्छे से हिंदी में समझाएँ कि ये आपने जो किया है, इसके परिणाम फिर यहाँ आप कुछ कर रहे हो, हम कचहरी में करेंगे। फिर वो तो शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कोई समाधान नहीं निकला। नहीं, नहीं, समाधान है ना। समाधान सिर्फ यही है कि जब भी कभी इस तरीके का कोई एक्ट करे पुलिस, पुलिस ऑफिसर्स को तुरंत की तुरंत उसको जहाँ पे उनको एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन लेना चाहिए। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अभी कोई पुलिस अधिकारी है या कोई कर्मचारी है कोई, वो अपनी पावर का इस्तेमाल वीडियो के ज़रिए आजकल कर रहे हैं कि जी। हम बहुत पावरफुल है। वो समाज में यही एक मैसेज जाता है कि तो इसके पीछे कोई कानून है कि वो पुलिस की वर्दी में ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं? कोई ऐसा कोई केस आपने अपनी जीवन शैली में कोई एक्सपीरियंस किया हो, कोई जो बड़ा केस जो आपको लगता है कि ये इसी ने क्राइम किया है, मगर जैसे ये डिफेंस लॉयर होते हैं जो कि हाँ, ये है, तो उसको डिफेंड करते हैं। जैसे अजमल कसाब को भी एक डिफेंड लॉयर मिला हुआ था। जी। तो क्या ये समाज की नज़रों में सही है? ये जो डिफेंड लॉयर हैं, ये सही में उसको बचाने का प्रयास करते हैं या एक कानून व्यवस्था का एक सिस्टम है कि इसको हमने बचाना है? या जैसे जब निर्भया निर्भया जी, कांड के दोषी को अगर देखा जाए तो उनको भी सरकार की तरफ से वकील मिला था। ये एक जी, संविधान के अंदर भी आता है जी। कि सबको एक बराबरी से मुकदमा लड़ने के लिए वकील दिया जाए। देखिए, हमारे कानून में बहुत एक छोटा-सा एक लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, जी, जी। जब तक उसको सजा नहीं हो जाती, तब तक वो निर्दोष होता है। तो हमारे पास जो व्यक्ति आ रहा है अपना केस लेके और हमें अपनी सारी चीज़ें बता रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, हम उसको डिफेंड करें। वो गलत है, सही है, हमारे पास हमारी ड्यूटी है कि हम अपने क्लाइंट को डिफेंड करें। मर्डर करके या कुछ और जिस भी तरीके का एक डिफेंड करने का, क्योंकि रीज़न क्या है कि उसको डिफेंड करने का अधिकार तो कानून ने दिया है ना। कानून ने ये काला कोट दिया है, ये जो गाउन दिया है, ये इसीलिए दिया है कि आप उनको डिफेंड करेंगे। कोर्ट के अंदर वो दोषी होता है या एक्विटल होता है, वो जज का काम है। तो हमारा काम सेपरेट है, जज का काम सेपरेट है। अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो बहुत कंफ्यूज है कि वो अधिवक्ता के क्रिमिनल लॉयर बने, कॉर्पोरेट लॉयर बने, है ना? तो ये कैसे एक स्पेशलिटी की तरफ जो लॉयर्स कम्युनिटी जा रही है, वो आप उसके बारे में बताएं कि ये कैसे उनके लिए कौन सी स्पेशलिटी ठीक रहेगी और वो इसको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो। देखिए, जब आप 3 साल की लॉ करें या 5 साल की लॉ करें, तो 1-2 साल के बाद आपको पता लग जाता है कि आपका कोर एरिया क्या है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है।
जिस जगह आपको लगे कि मेरा कॉर्पोरेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको और कुछ नहीं सोचना, कॉर्पोरेट में ही जाना है। लेकिन आपको लगता है कि मैं लिटिगेशन के लिए अच्छा हूँ और मैं लिटिगेशन अच्छा कर सकता हूँ, सिविल में अच्छा कर सकता हूँ, क्रिमिनल में अच्छा कर सकता हूँ, मैं आर्बिट्रेशन में अच्छा कर सकता हूँ। तो वहाँ पे 1-2 साल के बाद में जितने भी मेरे नए भाई, मेरे छोटे भाई-बहन हैं, जो इस प्रोफ़ेशन में अभी रिसेंटली अभी आए हैं, उनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि 1-2 साल, इनिशियली 1-2 साल में सारा देखने के बाद ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरे लिए ये मेरा कोर एरिया है और मुझे स्पेशलाइजेशन इसी फील्ड में हासिल करना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपको कर लेना है 1-2 साल में, 3 साल में कर लीजिए आप। आप बिल्कुल मल्टीपल मत रखिए। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर में एक फिजिशियन होता है, एमडी, जी, एक सर्जन होता है, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, एक यूरोलॉजिस्ट होता है, एक ऑर्थोपेडिशियन होता है, ठीक है ना? ऑर्थोपेडिक्स होता है। जी, जी, बहुत तो सारी अलग-अलग हाँ, एक स्पेशलिटीज़ हैं। पीडियाट्रिशियन होता है, तो आपको भी अपना स्पेशलाइज़ेशन चूज़ कर लेना चाहिए। जैसे आज आपके टाइम पे इतना डिजिटल चीज़ें नहीं थी, तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, किसी एक्ट को समझने में, जी, जी, किसी केस को समझने में, बहुत स्टडी करनी पड़ती जी, थी। कोई आपके पास केस आया है, तो आपको दूर-दूर जाना पड़ता था, गवाहों से मिलने जाना पड़ता जी, था। जी। तो आज की जो जनरेशन है, वो क्या एआई का सहारा लेती है? जैसे हाँ, कोई आजकल कि बहुत लेते हैं, तो तो बहुत-बहुत। आप क्या मानते हैं कि उनको एआई मतलब एक बहुत इन कानून व्यवस्था के लिए बहुत एआई एक अच्छा टूल है या उनको खुद से ही मेहनत करके सब कुछ जाना चाहिए? देखिए, आज कोर्ट भी कहती है कि कई लोग जो एडवोकेट्स हैं, वो एआई के थ्रू जजमेंट लेके पहुँचते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जजमेंट जो वो लेके पहुँचते हैं, वो एग्ज़ैक्टली उसका कंटेंट वो नहीं होता। नहीं। तो कोर्ट ने कई बार कॉस्ट भी इम्पोज़्ड की है कि आपकी ड्यूटी है कि आप जो हमें दे रहे हैं, वो 100% करेक्ट होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने एआई से लिया और आपने उसको वेरीफाई नहीं किया। आप एआई से लीजिए जो आपको करना है, लेकिन वेरीफाई करे बिना आप कोर्ट में नहीं दे सकते। फिर वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आ जाएगी। आप क्या मानते हैं जैसे एआई एक फ़ोटोजेनिक फ़ोटो, वीडियो को बिल्कुल ही बदल देता है, बिल्कुल ही तो ये कानून व्यवस्था में, ये केस में कितना मुश्किलें डालेंगी एक अधिवक्ताओं को केस को लड़ने में? नहीं, क्योंकि ये इससे एविडेंस के तौर पे फ़ोटो, वीडियो जो एआई द्वारा जनरेट हो जाती हैं, वो बिल्कुल ही बदल जाती हैं, फेस चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी अभी तक कुछ ऐसा भी आया है इसमें आपके अधिवक्ताओं को और कोर्ट को दोनों को परेशानी नहीं आती है, क्योंकि जो भी कोई सोर्स है जहाँ से वो फ़ोटो डेवलप की गई है, हम लोग जी, फ़ोटो पे नहीं जाती। फ़ोटो कहाँ से आया, पेन ड्राइव से आया या हार्ड डिस्क से आया, उस पे जाती है। तो हार्ड डिस्क एफएसएल में जाएगी, एफएसएल क्लियर कर देगा कि ये मॉफ्ड है, ये अ, तो इस तरीके आप से। क्या मानते हैं वैसे ही करोड़ों केस पेंडिंग है, तो इस प्रोसेस एआई का कुछ एक नया कुछ किसी ने जैसे झूठी गवाही दे दी, हाँ, जैसे कोई झूठा एविडेंस दे दिया, हाँ। तो इस प्रोसेस में तो और टाइम खिंच गया, केस नहीं, केस और लंबा हो गया। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट कहा है कि जो झूठी गवाही लोग देते जी, हैं, जी। जो झूठा हाँ, इस तरीके से कहते हैं, हाँ, इस पे ज़रूर कुछ काम होना चाहिए। जी। सरकारों को इस पे ज़रूर काम करना चाहिए। जो केस एक दर्ज होता है कोर्ट में जब किसी कोर्ट में एक केस जाता है तो वो पुलिस की चार्जशीट के ऊपर ही बनता है। तो क्या करेक्ट। पुलिस को वो चार्जशीट पूरे अच्छे तरीके से काम करना चाहिए उस चार्जशीट को बनाने में? जैसे जो झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, गवाह अपनी गवाही दे के चले जाते हैं, उसके बा और वो जो विक्टिम है, तो वो तो अभी तक वो जेल में ही है या बहुत सालों से मुकदमा चल रहा है। क्योंकि सरकार यदि इन पे काम नहीं करेंगी, तो ये जो 5 करोड़ केसेज़ हैं, वो और 6 करोड़ होंगे, 7 करोड़ होंगे। कोई भी व्यक्ति कभी भी आके कुछ भी एफआईआर लॉन्च करा दे, कोई भी व्यक्ति कोर्ट में आके कोई भी कुछ भी गवाही दे दे, कोर्ट उ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेते। इसको लेके केंद्र सरकार को और सीजीआई साहब को इस पे करना चाहिए कि कोर्ट में कोई व्यक्ति आके झूठ न बोल सके। उसके ऊपर 340 की जो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रक्रिया, वो बहुत गिनी चुने टाइम पे होती है।
अगर आप बहुत इसको फ्रीक्वेंट कर लें कि आपको झूठ पकड़ा गया तो उसी टाइम में आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखेंगे केसेस भी कम हो जाएँगे, लोगों का विश्वास कोर्ट की तरफ बढ़ेगा, जुडिशियल सिस्टम की तरफ बढ़ेगा। आपको क्या लगता है और कोर्ट खुलने चाहिए दिल्ली में या पूरे भारत में, जिससे कि जो पेंडिंग केस हैं वो जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिल सके, कोर्टों उनका की ज़रूरत नतीजा आ सके? कोर्टों की ज़रूरत नहीं है कोर्ट में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है, अब कोर्टों की ज़रूरत नहीं है, जजेस की ज़रूरत नहीं है। आप जो आज की डेट में केसेज़ हैं, उन केसेज़ को फ़िल्टर करने की ज़रूरत है कि कितने केसेज़ झूठे और झूठे। कितने केसेज़ सच्चे हैं। द मोमेंट आपको ये पता लग जाएगा किस तरीके के आप कुछ हज़ारों केसेज़ आप 5 करोड़ की बात करते हैं, कुछ हज़ारों केसेज़ में आप एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट कर दें कि जहाँ पे जो झूठा केस डाला गया, उस झूठे केस के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई हुई है। बाकी सारे केस अपने आप ठीक हो जाएँगे। वो झूठा केस, जो भी केस चाहे झूठा है चाहे सच्चा है, जो जी, केस है, एक जी, केस है, जी, वो केस तो जो चार्जशीट के ऊपर पुलिस की जो बनाई हुई चार्जशीट है उस पर निर्भर करता है। जी, ठीक है, जैसा कि अभी देखा मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी के ऊपर जो केस लगा, उन्होंने जो उनको जेल हुई इतने से इतने, वो बरी भी हो गए। हुँ, तो वो अब जो चार्जशीट बनी थी, हुँ, जो वो बना था, तो वो हुँ, कैसे डिफाइन हो? उन्होंने तो अंदर रह के भी जेल में भी गए, वो उनका मुकदमा भी दायर हुआ, उनका चुनाव भी वो हारे, पॉलिटिकल करियर भी उनका खत्म हो गया। हुँ, तो अब जिन्होंने वो केस बनाया था, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे जी। वो पुलिस हो, तो जिन्होंने वो केस बनाया था उनके ऊपर कोई कार्रवाई या कुछ ऐसे, तो ऐसे तो बहुत सारे केस होंगे जो बाद में बरी हो जाते होंगे, झूठे साबित हो जाते होंगे। तो ये सिलसिला तो फिर ये चलता ही आ रहा है, और तो ऐसे ही इसीलिए डेली 35 से 40,000 केस न्यू रजिस्टर्ड हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 150 से 200 मुकदमे रोज न्यू रजिस्टर्ड होते हैं, और जो पुराने हैं वो भी पेंडिंग है। ऐसे तो जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना ही असंभव है। तो मैंने इसीलिए तो कहा, कहीं न कहीं चेक एंड बैलेंस लगाना ज़रूरी है, स्क्रूटनाइज़ करना ज़रूरी है। आज आप चेक एंड बैलेंस लगा दीजिए, स्क्रूटनाइज़ कर दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो पनिशमेंट आपको अपराध करने पे मिलता है, उतना ही पनिशमेंट कोर्ट में झूठ बोलने पे मिलता है। आप समझ रहे हैं मैंने जी, कितनी जी, बड़ी जी, बात जी, कही? बिल्कुल बहुत बड़ी कि बात मान है। लीजिए किसी को थप्पड़ मारा जी, जी। और आप प्लीड गिल्टी कोर्ट में जाने के बाद प्लीड गिल्टी नहीं कर रहे कि आपको उसमें सजा कम से कम मिले। आप झूठ बोल रहे हैं कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा और उसके बाद साबित हो गया, हुँ, तो आपको उस थप्पड़ मारने की जो सजा मिलती है बस वही मिलती है। हुँ। आपने कोर्ट के आगे झूठ बोला इसकी सजा नहीं मिलती। जब तक कोर्ट इस तरीके का माहौल नहीं क्रिएट करेंगे, सरकारें इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करेंगी कि कोर्ट एक ऐसा मंदिर है कि यदि अगर वहां पे आप सही तरीके से जाओगे तो न्याय मिलेगा और अगर आप गलत तरीके से जाओगे तो आपको सजा मिलेगी और 100% सजा मिलेगी। आपको ये कंसेप्ट लाना पड़ेगा आज नहीं तो आप 2 साल बाद 5 साल बाद देखेंगे सरकारों को चीफ जस्टिस को ये करना पड़ेगा तो एक कि नया कोर्ट के कानून अंदर कोई बनाने कानून की ज़रूरत कानून है। ऑलरेडी है कानून में ऐसा कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं कानून और अच्छे बढ़िया कानून है कानून को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है जजेस को खुली छूट देने की जरूरत है जो पुलिस स्टेशन में आदमी कंप्लेंट करने के लिए आ रहा है उसको ये बताने की जरूरत है कि ये जो तूने कंप्लेंट लिखाई है अगर ये गलत साबित हुई तो उतनी सजा जितनी इस धारा में है वो तुझे मिलेगी उससे एक एफिडेविट लेने की जरूरत है साथ में वहां पे आपको चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है और कंप्लेनेंट को कंप्लेन करने पे पैसा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकारें उनको पैसे और देती हैं मुआवजा और देती हैं उनको वहां पे कि भैया ये तो इन्होंने कंप्लेन की है सजा होगी तो इतना कंप्लेन होगी तो उतना सरकारों को ये सब करने की जरूरत नहीं है इससे आप कुछ नहीं कर रहे इससे आप कंप्लेन और कंप्लेनेंट को बढ़ावा दे रहे हैं कि और झूठे केसेस आए और लोग और झूठे केसेस करें फेयर एंड इनफ। तो अभी जो ब्रिजवासी की तरफ चलें, जैसे कि हमारी टीम ने देखा, आपको पहले भी आपके बहुत सारे डिजिटल जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें देखा आपने, जो एक वृंदावन में एक मुहिम छेड़ी हुई है कि कॉरिडोर ना बनने दिया जाए। तो ये क्या मुहिम है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। किस क्या कॉरिडोर, सरकार तो काम करना चाहती है कि कॉरिडोर बनाना चाहती है, उस वृंदावन को
का विकास करना चाहती है कि वहाँ के लोग जो पिछड़ पानी, बिजली से वंचित हैं, या जो लोग, तो कॉरिडोर तो उनकी सुविधाओं के लिए है ये। देखिए, वृंदावन का जो मूल निवासी है, जी, जी। वृंदावन का जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति कॉरिडोर का विरोधी नहीं है। जी, वो वहाँ का जो हमारी सभ्यता है, हमारा जो वृंदावन का सांस्कृतिक स्वरूप है, वृंदावन ठाकुर जी की रासा स्थली है। उस रासा स्थली को यदि आप तोड़ के कुछ बनाएँगे, उसका विरोध है। वृंदावन का मतलब है तुलसी का वन, वृंदा मतलब तुलसी। जी। अगर आप वहाँ पे कॉरिडोर ले आएँगे तो वो फिर वृंदावन नहीं रह जाएगा, फिर उसका नाम आप रखिए कंक्रीट वन, फिर आप वृंदावन मत रखिए। वृंदावन में कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आप 500 मीटर आगे बना लीजिए। आपका मन अगर कर रहा है कि आपको 1 किलोमीटर के एरिया में कॉरिडोर बनाना है, तो वृंदावन का एक-एक व्यक्ति कह रहा है कि आप 50 किलोमीटर के अंदर कॉरिडोर बनाइए। आप लोगों को सुविधाएँ दीजिए, व्यवस्था ठीक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो वृंदावन का छोटा-सा आधा किलोमीटर का एरिया है, उस आधे किलोमीटर के एरिया को तोड़िए नहीं। वहाँ पे जो कुंज गलियाँ हैं, जी, जी। जो आज वृंदावन में लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, हुँ, वो किस लिए आते हैं? वो वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बस। लिए आते हैं, राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, सेवा कुंज के, निधिवन के दर्शन। तो जो कुंज गलियाँ हैं, उन गलियों में ठाकुर जी ने घूम-घूम के वहाँ रास रचाए हैं। वहाँ पे गोपियाँ रहती थी, वहाँ पे उनके माखन खाए, उनकी मटकियों को तोड़ा है, वहाँ पे छोटी-छोटी लीलाएँ की। तो यदि आप वो स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे, उसका विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ यमुना जी का किनारे से लेके नोएडा तक पूरा कॉरिडोर बना दीजिए। आप क्यों नहीं तिरुपति बालाजी की तरह आप वेटिंग हॉल्स बनाते? जी, आप यमुना जी के किनारे आपके पास नोएडा तक 150 किलोमीटर की जगह है ना, आप 150 किलोमीटर में 1500 हॉल बना दीजिए। आप पूरी व्यवस्था बनाइए। लेकिन वृंदावन तक जो व्यक्ति आए, उसको वृंदावन लगना चाहिए कि वो वृंदावन आया है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो खान मार्केट में कनॉट प्लेस आया है। सरकार का जो मुहिम थी स्मार्ट सिटी बनाने हाँ, की, तो वो स्मार्ट सिटी ही डेवलप कर रही है, जो उन्होंने वायदे किए थे कि हम सबको स्मार्ट सिटी में डेवलप करेंगे, मॉडर्न सिटी में डेवलप करेंगे। तो वहाँ की जो आमजन है, जो आमजन लोगों को, तो इसमें तो उनका विकास की बात हो रही है, उनके फ़ायदे की बात हो रही है, उनकी कॉरिडोर अगर उनकी दुकानों या घरों को कहीं और स्थगित किया जाएगा, तो उनको तो मुआवजे के तौर पे एक उस पे अच्छी खासी रकम ये मिलेगी। प्रश्न ही नहीं है ना। ये प्रश्न ही नहीं है कि आप किसी का दुकान लेके दुकान देंगे या मकान लेके मकान देंगे। आप वृंदावन को तोड़ के कंक्रीट वन बनाएंगे, सवाल ये है। स्मार्ट सिटी बनाना है, आप कहीं तो आप वृंदावन को वृंदावन रहने दीजिए ना। पूरा वर्ड आप देखिए, आप जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि आप वो स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। तो आप उसको तोड़ के स्मार्ट सिटी आप आसपास बनाइए ना। आप 1 किलोमीटर का एरिया यदि छोड़ देंगे, जी, जी। उस 1 किलोमीटर के एरिया के अलावा आपके पास तो पूरा संसार है। बिल्कुल, आप बहुत बनाइए, वहाँ बनाइए। आपके पास आगरा तक 50 किलोमीटर वृंदावन से आगरा 50 किलोमीटर है। जी। वृंदावन से नोएडा 150 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर का आपके पास एरिया है। उस 200 किलोमीटर के एरिया में आप खूब स्मार्ट सिटी बनाइए, कौन मना करता है? मगर वहाँ जो बड़े-बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो वो एक लैंड माफिया के तौर पर वहाँ बिल्डर वो यही माफिया। प्रॉब्लम है। जी, उन लैंड माफियाओं को ही चाहिए, जिससे कि आज उनकी जो जमीन मान लीजिए उन्होंने लाखों में ली है, वो करोड़ों अरबों की हो जाए। ये सारा का सारा ये शासन नहीं चल रहा, कुशासन चल रहा है। वो कुशासन चल ही उन लैंड माफियाओं के लिए, ये वो उनको पोषित किया गया है। वो आज मान लीजिए उनकी जमीन, आज वृंदावन में लैंड का देखिए, 15 करोड़ बीघे, 15 करोड़ एकड़ का रेट है। 15 करोड़ में आज की डेट में कोई एकड़ बीघे में जगह नहीं है। वहां पे गज में जगह है कितना, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए गज। जो आपको दिल्ली पीतमपुरा, आपको दिल्ली खान मार्केट में इस जगह ऐसा रेट नहीं मिलेगा। तो किसने किया? ये वहां के लैंड माफिया ने किया। तो वो लोग एक जो धर्म को धार्मिक जो प्रवृत्ति चल रही है, जो एक वहाँ का अस्तित्व है, उसको खराब करने की एक साजिश है, एक मंशा है बस इसको, तो सरकार ये इसके बारे में क्या संज्ञान ले रही है? देखिए, प्रशासन
में कुछ अच्छे लोग भी हैं, जी, लेकिन कुछ जो अधिकारी हैं जो उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, जी, उनका एक ही ध्येय है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन सरकार तक ये सरकार को पता है कि अगर ये टूट गया और सारा विध्वंस हो गया, तो हम जीवन में ऐसी सरकारें हज़ारों आ जाएँगी, वृंदावन को वृंदावन का अस्तित्व नहीं दे पाएँगी। तो क्या तोड़ना आसान है, लेकिन उसको संजोए रखना सजोएगा बहुत मुश्किल काम है। फेयर तो एंड प्रधानमंत्री जी को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, अगर वो काशी में आप जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, काशी गलियों का वो नहीं है। काशी वृंदावन में काशी में कुंज गलियाँ नहीं हैं। आप किसी भी जगह का उदाहरण देंगे कि वृंदावन काशी में हुआ है, उज्जैन में हुआ है और अलग जगह हुआ है। वृंदावन का अस्तित्व वृंदावन की तुलसा जी हैं। वृंदावन का अस्तित्व वृंदावन के वृक्ष हैं। वृंदावन का अस्तित्व वृंदावन के पुराने मंदिर हैं। 5-5 हज़ार साल पुराने मंदिर हैं। वृंदावन का अस्तित्व वहाँ की गलियाँ हैं। आप व्यवस्था बनाइए, तोड़कर नहीं, व्यवस्था बनाइए जोड़कर। स्मार्ट सिटी बनाइए 1 किलोमीटर आगे। आप कॉरिडोर बनाइए 1 किलोमीटर आगे। वेटिंग बनाइए, पार्किंग बनाइए, लोगों के लिए रहने आने-जाने के लिए पुल बनाइए, कोई उसमें कोई ब मनाही नहीं है। लेकिन बिहारी जी से राधारमण जी का जो एरिया है बस कितना है? आधा किलोमीटर। जी, बस उस आधा किलोमीटर एरिया में व्यवस्था बनाइए। ई-रिक्शाओं की वजह से व्यवस्था खराब हो रही है। बिल्कुल सही बात। पूरा ई-रिक्शाओं ने पूरा रास्ता जाम किया हुआ है। पैदल नहीं निकल सकता। तो आप उनकी व्यवस्था बनाइए और आप जो व्यवस्था आपको बनानी है, सिर्फ बिहारी जी मंदिर से 300 मीटर पे यमुना जी है। आप वहाँ पुल बनाइए, पुल के पार में आप बहुत अच्छे वेटिंग हॉल बनाइए, बहुत सुंदर वेटिंग हॉल बनाइए। वहाँ से वेटिंग हॉल के बाद इलेक्ट्रॉनिक आप जी रहे हैं 21st सेंचुरी में। आपको यही नहीं पता कि वृंदावन में लोग कितने आते हैं। अनप्रेडिक्टेबल डेटा पे आप काम कर रहे हैं। आपको इतना तो पता होना चाहिए वैष्णो देवी की व्यवस्था बिल्कुल सही। वैष्णो देवी में पहले आप एक एक लेते हैं ना एक सिस्टम के एक थ्रू आप सिस्टम के जाते हैं। थ्रू टोकन लेते हैं और तिरुपति बालाजी में एक सिस्टम है। सिस्टम के थ्रू 2 घंटे में भी दर्शन होते हैं, बिल्कुल, 16 बिल्कुल, घंटे में भी होते हैं, बिल्कुल। 20 घंटे में, लेकिन एक सिस्टम है। बिहारी जी में प्रशासन ने आज तक कोई सिस्टम नहीं बनाया। आप एक सिस्टम बनाइए, आपको शहर नहीं तोड़ना पड़ेगा। संस्कृति भी बच जाएगी आपकी, आपका वृंदावन भी बच जाएगा, ब्रज भी बच जाएगा, पेड़ भी बच जाएंगे, तुलसा जी भी बच जाएंगी और सब कुछ बच जाएगा। फेयर एंड इनफ। अभी आप हमारी जनता को बताएं, हमारे लोगों को बताएं कि अगर कोई पुलिसकर्मी, ठीक है, किसी के ऊपर कोई गाली गलौज कर देता है या कोई उसको के साथ मारपीट कर देता है, तो वो उससे कैसे उसके ऊपर वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं कि वो पुलिस ही वो जब पुलिस ही उनको प्रताड़ना दे रही है, तो वो जी, कहाँ पर जाएं अपनी एक कोर्ट में जाएंगे। कंप्लेंट लेकर? आप कोर्ट के अंदर अगर आप पुलिस पहले तो आपको पुलिस की कंप्लेन आपको पुलिस में ही करनी है। तो ऐसा कोई नंबर कोई जो आप बताएं जो हमारे जनता को कि वो कोई एक 100 नंबर और नंबर 112 जो है प्रॉपर 112 है, वो जो नंबर है ये मुझे लगता है कि हमारे जितने भी आपके सुनने वाले सबको पता है कि 100 नंबर और 112 नंबर है वो अवेलेबल है। और जब आपकी चीज़ वहाँ नहीं सुनी जाती, आपकी वहाँ पे कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी या उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो आप पुलिस के थ्रू कोर्ट में जाएँगे। कोई एक ऐसा केस बताएं आप जो आपके जीवन का बहुत ही एक्सपीरियंस और आपको लगा हो कि मतलब ये एक मेरी जीत है, एक न्याय की जीत है, एक सच्चाई की जीत मैंने हासिल की है। कुछ ऐसा कोई आप केस हमारे दर्शकों को बताएं कि वो आपके जीवन में क्या नया कुछ हिम्मत लेके आया, क्या आपने कुछ नयापन के आपको लगा हो कि एक ये बड़ा जो बड़ा आपको ना कानून न्याय के लिए और ये जो जो आप देखेंगे कोर्ट में न्याय की जीत कैसे होती है, जी, मैं आपको बहुत एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जी, बताता हूँ। जी, 2 आश्रमों की लड़ाई हो रही थी, 2 महंतों के बीच में। जी, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है और ये आप समझिए कि कैसे कोर्ट काम करती है और कितने अच्छे तरीके से जब कोर्ट काम जी, करती है। एक महात्मा ने एक जो महात्मा तो नहीं कहूँगा मैं उसको, एक व्यक्ति ने एक बच्चे को प्लांट किया कि वो दूसरे अपोज़िट पार्टी के अगेंस्ट गलत तरीके के एलिगेशन लगाए हुँ, और उसको पढ़ाया। 6 साल का बच्चा था और उसने वो एफआईआर लॉन्च कराई और उसमें वो एफआईआर में वो जेल चले गए। 2-3 जी, लोग थे, वो जेल चले गए। जेल चले गए तो वो हमारे पास आया
और वो बच्चा उसी व्यक्ति की कस्टडी में था जिसने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। जी, तो हमने सबसे पहले हाई कोर्ट को ये कहा कि ये बच्चा, इसके माता-पिता का पता लगाया जाए जी, कि इसके माता-पिता इस व्यक्ति के पास, जो अपने आप को महात्मा कहता है, उसके पास बच्चा आया कैसे? तो उसका पता लगाया जाए। तो कोर्ट ने बच्चे को कस्टडी में, जो जहाँ चाइल्ड वेलफेयर, वहां पे दिया। और पहला जो बयान हुआ था बच्चे का, जब वो उसकी कस्टडी में था, तब उसने उन 2-3 लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाए थे। और जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे वो बच्चा गया, फिर 6 महीने के बाद उसका दोबारा बयान हुए, क्योंकि जब कोर्ट में आया बयान देने के लिए, तो उसने बताया कि मुझे तो ऐसे-ऐसे ये व्यक्ति लेके आया था और उसने झूठ बोलने के लिए, और इन इन व्यक्तियों ने नहीं किया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ किया, कुछ गलत काम जो भी किया, जी, जी, और उसने मुझे ये लालच दिया और मेरे साथ ऐसे-ऐसे किया। कोर्ट ने दोबारा से उसका बयान नोट किया, और पहले वाले व्यक्ति, वो जो 2-3 व्यक्ति थे, उनको छोड़ा। और छोड़ने के बाद में जो व्यक्ति जिसने प्लांट किया था, उस व्यक्ति को जेल करी। तो अब सोचिए, अगर कोर्ट अगर इस इतना सीरियस होके बच्चे के मामले में अगर काम नहीं करती, तो जो एक्चुअल न्याय है वो न्याय नहीं मिलता। नहीं, तो जिस व्यक्ति ने गलत किया, बच्चे के साथ भी गलत किया, कोर्ट के साथ भी गलत किया, पुलिस के साथ भी गलत किया, और बाकी लोगों के, समाज के लोगों के साथ भी गलत किया, तो अंत में जो एक्यूज था, उसको उसकी जगह मिली। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरीके कोर्ट काम करती है, बहुत अच्छे से। बिल्कुल। तो अभी जो आप देख रहे हैं आजकल का जो डर का माहौल है, जो हमारे पुरुष समाज में ये डर का माहौल है कि शादी की उन्होंने और 2-3 महीने, 4 महीने बाद ही उनके ऊपर एलुमनाई का केस लग गया, उनसे एलुमनाई माँगी गई। तो उसके लिए जो हमारा पुरुष समाज है, वो कैसे इन स अपनी सुरक्षा के लिए शादी से पहले किन-किन चीज़ों की सावधानी बरत सकता है? मेरे तो पास एक ऐसा साम साव राहुल जी, मेरे पास ना एक सावधानी का बड़ा अच्छा गुरु मंत्र है। जी, जी। जब भी आप पक्की करने जाएं, जब भी आपको लगे रिश्ता तय हो रहा है जी, जी। 2 लोगों का, जी। आप लड़की के पास 1 या 2 मोबाइल हों, वो 15 दिन के लिए लड़के को दे दो या उसका एक्सेस दे दो, और लड़के का जो मोबाइल है, उसका कंप्लीट एक्सेस लड़की को दे दो। तो जितने एक्स्ट्रा मैरिटल के, जितने जो दिक्कत परेशानियां हैं, उसका जो ऊपर से दिख रहा है, वो तो दिखेगा नहीं, जो एक्चुअल उसका मोबाइल के अंदर सब कुछ है, वो पता लग जाएगा। तो मैं सबको कहता हूं कि भाई, मोबाइल के अंदर अगर पासवर्ड है, मोबाइल के अंदर यदि व्हाट्सएप लॉक है, मोबाइल के अंदर अगर सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और इससे सावधान रहें। और सावधान रहने के बाद भी कुछ होता है, तो यदि आप अगर कुछ कहते हो, तो इस तरीके के झूठे केसेस आते हैं, जैसा आपने बोला। मगर ये तो कहीं न कहीं एक प्राइवेसी एक्ट का भी तो एक नहीं, उल्लंघन प्राइवेसी हो क्या है? अब मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या प्राइवेसी एक्ट? वो आपको नहीं, लगती होगी, आपका कहीं न कहीं इधर-उधर कुछ होगा तो सुनेंगी, भाभी जी तो आपने लॉक किया होगा, मैं तो लॉक नहीं करता। नहीं, मेरे मोबाइल में कोई लॉक नहीं है, नहीं मैं पुरुष किसी पे नहीं समाज गए। की बात कर रहा हूँ मैं खैर पुरुष समाज में हम हमा दोनों आते हैं, हमा हमारी शादी को तो बहुत अरसा हो कोई चुका बात है, नहीं, बहुत लेकिन पता नहीं मगर ना, जो तो नए जो आपको। नए जो नए जो केस रजिस्टर हो रहे हैं, जो हुँ, झूठे केस रजिस्टर्ड हुँ, हो रहे हैं, हुँ। कि उनको कैसे वो अपने आप को बचाव रखें कि बाद में उनके पास अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक शादी हुई और नेक्स्ट डे ही वो चलो, मैं आपको इसका एक बहुत सुंदर, जी। इसका भी एक बढ़िया एक तोड़, पहले हम मैंने आपको मोबाइल का दिया। क्योंकि आप आपने एक अधिवक्ता है तो मैं मैं चाहूँगा कि आप एक लीगल मैं लीगल बताता हूँ, लीगल बता रहा हूँ। लीगल आप पहला वाला भी मैंने लीगल ही जी, जी, बताया, जी। लीगल आपको मगर वो सुनाता हूँ। कहीं न कहीं फिर वो प्राइवेसी नहीं, प्राइवेसी कोई नहीं है। चलिए लीगल बताता हूँ। जी, आपने मुझे कहा जी, कि जो नए-नए शादी में जो इस तरीके के जी, जो झूठे एलिगेशंस झूठे आते हैं, झूठे केस झूठे इसीलिए केसेस जो आते हैं, झूठे मुकदमे तो दर्ज होते और हैं, स्पेशली उसमें से जितने भी कैसे जो बचा पुरुष जाए? समाज है, जी, वो ज़्यादा प्रताड़ित है। ज़्यादा प्रताड़ित तो है। क्या करें, आंकड़ा भी यही कहता जब है भी कि कभी बर्थडे के लिए जाए, जी, एनिवर्सरी पे जाए, कोई कहीं पे भी जाए, जी, तो ज़्यादातर कोशिश करे कि वीडियो बनाए। वीडियो बनाए। ज़्यादातर कोशिश करे कि अच्छे जितने पल हैं उनके फ़ोटो शूट मेम कर ले, फ़िल्म कर ले। जी, जी, उससे क्या होगा, और हर 1-2 महीने में कहीं न कहीं होटल के, रेस्टोरेंट के, अपने जो आपने अच्छे मोमेंट के, उनके वीडियो बना ले। जी, जी, उसके वीडियो बनाने पे क्या होगा कि जब वो फ़ॉल्स कंप्लेन दर्ज करने के लिए कोई व्यक्ति जाएगा, जी, जी, या जो कोई सलाह देगा उसको जी, फ़ॉल्स कंप्लेन के लिए, तो उसको उस समय पता नहीं होगा कि मान लीजिए 4 जनवरी को तो लिखा कि मुझे मारा, पीटा और मेरा गला दबाया और मुझे इतना सब किया, और ये नहीं पता 5 तारीख को तो देहरादून में है।
5 तारीख को तो मसूरी में, 5 तारीख को तो नैनीताल में, तो वो जो क्या होगा वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। जी, जी। तो आप अपने जितने भी बाहर कहीं को घूमने फिरने जाते हैं, उनको वीडियो बनाएं, उनको फोटोग्राफ्स रखेंगे, तो आपके फॉल्स एलिगेशन के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जो है, जो रेप केसेस होते हैं बहुत ही ब्रूटल तरीके से, और बहुत ही जो आजकल अभी आप देख रहे हैं कि कितनी लड़कियां, बच्चे लापता हो रहे हैं, कितने, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो हमारी सरकार को, हमारे कानून व्यवस्था को क्या और नए कुछ ऐसे प्रावधान कुछ करने चाहिए जो ये महिलाओं की सुरक्षा देखिए, हेतु। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून बहुत बने हुए हैं। जी, जी, ड्यूटी है पुलिस की कि और संवेदनशील तरीके से और ज्यादा सीरियस नेचर के साथ उसको काम करना चाहिए, ना कि एक फॉर्मेलिटी के लिए। तो जरूरी है, क्योंकि पुलिस के पास सबका पता होता है कि कौन चोर है जी। और कौन साहूकार है। तो जहां पे जरूरत पड़े उनको हमेशा सजग रहना चाहिए। सच्चाई का साथ देंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा, समाज भी सुरक्षित रहेगा, महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। कुछ ऐसे एक्ट हैं जो मिसयूज़ किए जाते हैं, जैसे पॉक्सो है, हनी ट्रैप के ज़रिए उनको फँसाया जाता है। तो इसमें कहीं न कहीं आप क्या मानते हैं कि जो निर्दोष व्यक्ति है, वो इससे प्रताड़ित होता है? तो इसमें किसकी, पुलिस की लापरवाही या पुलिस की इंक्वायरी के पीछे कोई कमियाँ हैं, जो बाद में फ़ॉल्स एलिगेशन होते हैं, सारे झूठे मुकदमे वो होते हैं। तो पुलिस को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? किन चीज़ों पे अच्छे से काम करना चाहिए? एक जो सिस्टम, मैंने आपको शुरुआत सिस्टम में जी, कहा कि जी, एक जी, सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए जी, जिससे स्क्रूटनाइज हो सके। जी। पुलिस को जैसे कंप्लेन आई, उसके बाद एक वेरिफिकेशन आपके पास जरूर। कोई ऐसा कोई किस्सा हो कि आपने कोई ऐसा मुकदमा देखा हो, किसी भी पे पॉक्सो एक्ट लगा हो या कोई हनी ट्रैप का शिकार हुआ हो, और वो फिर वो बाद में उस वो झूठा साबित हुआ हो, तो वो एक प्रक्रिया समझाएँ कि वो ये किस तरीके से, कि एक शॉर्ट में आप प्रक्रिया समझाएँ कि ये कैसे देखिए बहुत बात सारे कोर्ट तक जाती है? देखिए क्या है, बहुत सारे मुकदमे इस तरीके के होते हैं। जी। हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर हाँ, सकते, आइडेंटिटी लेकिन डिस्क्लोज़ नहीं करें, एक एक 70 साल किस्सा के बताएँ कुछ। 70 साल के एक बुजुर्ग के ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए। जी, गुरुद्वारे का जो एक गद्दी होती है उसको लेके झगड़ा था, जी, और वहां पे इस तरीके के फॉल्स एलिगेशन लगाए, और 5 साल मतलब उस व्यक्ति को कम से कम 6 महीने जेल में रहना पड़ा, और बाद में वो बरी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं इस तरीके के होते हैं। तो वो जो 6 महीने जेल में रहा, जो उसने इतनी प्रॉब्लम्स जी, जीवन में जी, सही, परिवार टूटा और बाकी चीजें, और वो भी उस एज में। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस को, केंद्र सरकार को एक कहीं स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है, या देखने की जरूरत है। अगर आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, या आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, तो आप विश्वास मानिए 5 करोड़ से सीधा 2.5 करोड़ केसेस आ जाएंगे। बिल्कुल, फेयर एंड इनफ। अच्छा, ये आप बार काउंसिल जो है वो कैसे काम करती है? जो नई जनरेशन्स के जो अधिवक्ता हैं, वो भी एक चाहते हैं कि हमें अपने जो सपोर्टिव हमारी काउंसिल है वो हमारे लिए खड़ी, ये व्यवस्था कैसे काम करती है? आप एक बार थोड़ा-सा ब्रीफ करें इन चीज़ों को, क्योंकि आपको बहुत लोग सुनते हैं, देखते हैं, कई लोगों को आप एक मार्गदर्शक के रूप में जी बताते हैं, जी जी। समझाते हैं। तो ये बताइए, बार काउंसिल कैसे जो हमारे अधिवक्ताओं के लिए काम करती है? देखिए, बार काउंसिल क्या है, एडवोकेट एक्ट 1961 से लेके ये बार काउंसिल का पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। क्योंकि आप भी और मेंबर रहे जी हैं जी जी उसके, जी जी और को-चेयरमैन रहे हैं, ऑनरेबल जी सेक्रेटरी रहे हैं। जी जी जी। तो बार काउंसिल का काम क्या है कि जब भी आप लॉ की डिग्री आप लेते हैं, तो लॉ की डिग्री लेने के बाद में आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वकालत की प्रैक्टिस के लिए आप बार काउंसिल को अप्रोच करते हैं, जी, स्टेट बार काउंसिल को अप्रोच करते हैं। और स्टेट बार काउंसिल की जो बॉडी है, जो उनके ऊपर की सारी जो इंडिया की बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो स्टेट बार काउंसिल का काम होता है, जो भी हमारे लॉ ग्रेजुएट है उनको लाइसेंस देना जी। प्रैक्टिस का, प्लस उनको जो नर्चर करना, उनको बताना कि वकालत का पेशा बहुत सीरियस पेशा है, और उनको ट्रेनिंग देना कि कैसे वकालत करनी है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे करनी, पूरा एक
एक सिस्टम बना हुआ है। और यदि अगर किसी तरीके का कोई कोई अगर कहीं मिसकंडक्ट होता है किसी भी तरीके का, तो उनके ऊपर फिर बार काउंसिल कार्रवाई करती है। ये पूरा बार काउंसिल का पूरा एक स्ट्रक्चर है। जैसे आप लोगों ने बार काउंसिल ने कोरोना में भी बहुत अच्छा काम किया। आपने बहुत वकील जो नए अधिवक्ता हैं, जो अ, उनको एक भत्ते के रूप में हाँ, दिल्ली आपने बार तो काउंसिल ने जी, कोरोना के, क्योंकि ऐसी महामारी जी, पिछले 100 साल में नहीं आई थी, तो दिल्ली बार काउंसिल ने 25,000 से ज़्यादा अधिवक्ता साथियों को बहुत मदद करी। और मुझे लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा काम दिल्ली बार काउंसिल ने किया। और 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने अपने फंड से अपने अधिवक्ता साथियों की मदद करी, उनको मेडिकल के कार्ड्स की मदद करी, उनको सिलेंडर्स की व्यवस्था करी, उनको हॉस्पिटलाइज़ेशन की व्यवस्था करी, उनको जो डेली नीड की जो ज़रूरतें थी, उनको पूरा करने के लिए मदद करी, अकाउंट ट्रांसफ़र किया। और इसमें बड़ा गर्व है कि शायद जो हमारे भाई-बहनों ने जो ज़िम्मेदारी दी, उस ज़िम्मेदारी पे खरा उतर पाए, जितना भी उतर पाए कोशिश की। और जो ठाकुर जी ने करवाया उसमें ज़रूर बहुत-बहुत करने की कोशिश की। अभी हाल ही में बार काउंसिल के चुनाव हुए, तो आप उन बार काउंसिल के जो चुनाव की जो व्यवस्थाएँ थी, क्या उनको लेकर कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए थे? जो कई अधिवक्ताओं में थोड़ा रोष था, उनका नामांकन तक रद्द कर दिया गया था। नहीं, वो नामांकन रद्द नहीं था। वो कुछ ऐसी थोड़ा-सा, वीडियोज़ जो हाँ, सामने थोड़ा-सा आई हैं। वीडियो, हाँ, हाँ जी, उसको लेके वो जी। बार काउंसिल के जो क्लास है थोड़ा-सा एलीट क्लास है। जी, जी। और वहाँ पे आप उस तरीके का, वो जो स्टूडेंट कोई एसोसिएशन के इलेक्शन नहीं है कि आप वहाँ पे अपने जी, जी। लीफलेट्स, बिल पैम्पलेट्स हाँ, वगैरह वो उड़ाएँगे, उन्हों उस तरीके जो ब का। और बहुत ही प्रोफ़ेशनल लोगों का ये जो इलेक्शन इलेक्शन है। कमेटी थे, उन्होंने करेक्ट। पहले ही बताया था कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए। तो एक इलेक्शन में हम हमेशा से इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। हम स्टे अपने इलेक्शन में अपने इलेक्शन में मेंटेन करते हैं कि कोई शराब नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, किसी भी तरीके का अनफेयर मीन्स नहीं। हम वन ऑन वन इलेक्शन में करते हैं। हमने 2018 में भी जो इलेक्शन विन किया, जी, जी। उसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से, हमारे बांके बिहारी लाल की कृपा से हमारा इलेक्शन लड़ते हम हैं, परिणाम ठाकुर जी देते हैं। हमारा कोई उसके अंदर कोई कुछ और नहीं होता। और कभी भी हम कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके कोई इस तरीके का अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे हैं बार काउंसिल में। बार काउंसिल के टाइम में और बार काउंसिल के इलेक्शन में, दोनों टाइम हम अपने आप को यही करते हैं कि कोई भी गलत काम ना करें। तो ये इलेक्शन से आपकी एक वीडियो हम देख रहे हैं, इलेक्शन से संन्यास की ओर। हाँ। ये क्या संन्यास कौन-सा आप संन्यास लेना चाह रहे हैं? इलेक्शन से संन्यास ले रहे हैं या नहीं, आप नहीं, इलेक्शन से संन्यास की ओर है, इलेक्शन से संन्यास नहीं है। जी, जी। इलेक्शन से संन्यास तक की एक यात्रा का वो है। जी, जी। देखिए, मैं इसे ना एक अलग तरीके से कहता हूँ कि जी, व्यक्ति के जीवन में क्षणिक वैराग्य दिन में 1-2 बार आता ही है। बिल्कुल। क्षणिक वैराग्य जी, आता है, जी। दिन में 1 आध बार आता ही है। जी। और जिस व्यक्ति के जीवन में क्षणिक वैराग्य नहीं आ रहा और समाज को कुछ करने के लिए, सनातन को कुछ करने की प्रेरणा नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि वो जानवर के समान है। कि जैसे जीवन में एक जानवर का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो अपना खाता है, पीता है, अपना। हमको अगर ठाकुर जी ने ये मनुष्य जीवन दिया है, तो उस मनुष्य जीवन को सार्थकता ज़रूरी है। जी, और वैराग्य का मतलब, संन्यास का मतलब है कि हम अपने परिवार के साथ समाज की कैसे सेवा करें, हम अपने देश की कैसे सेवा करें, और हम जागृति कैसे लेके आएँ। उस संन्यास का मतलब जाके हिमालय में तपस्या करना नहीं है। बिल्कुल उस सही। संन्यास का मतलब है कि हम समाज के लिए क्या कर सकें। तो वो उसको एक नाम दिया है, कैसे समाज का रूप नहीं दे सकता। तो बिल्कुल ये कहा है कि हम यहाँ हैं और यहाँ रह के भी अपने आप को वैसा ही जीवन जीने की कोशिश करेंगे, जैसा एक सन्यासी जीवन जीता है, एक वैरागी जीवन जीता है। और अपने जीवन का जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को उस तरीके से मेंटेन करेंगे जिससे और लोग प्रेरणा पा सकें। नए जी हमारी पौध आ रही है, जितने भी हमारे नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल। उनको लगना चाहिए कि जीवन जीने का तरीका यही है। क्योंकि आज आप होली मनाते हैं तो उस होली के अंदर ज़्यादातर हमारे बच्चे क्या समझते हैं, हमारे जितने भी हैं, कि होली मना रहे हैं तो चलो ड्रिंक करना है, जी, जी, जी। बिल्कुल। दिवाली मना रहे हैं तो ड्रिंक करना है।
तो जी, जी। बहुत सारी चीजों से आपको बचना है। बच आज त्योहार तो रह गए हैं, लेकिन त्योहारों में उत्सव नहीं है, उत्सव नहीं। और वो एक दिन का होता है, फिर उसके बाद कोई आगे चर्चा नहीं, कोई कुछ और नहीं। जी, जी। तो हमें लगता है कि वो सारी चीजों को दोबारा से स्थापित करने के लिए जितने भी लोग और हमारे जैसे आए, जो समाज को ये बताएं कि देखो भाई, जीवन जैसा चल रहा है उस तरीके से तो नहीं चलना चाहिए। एक आपको ढूंढना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन सार्थक कैसे होगा। तो इस उस जीवन के उद्देश्य को सर्च करने के लिए और जीवन की सार्थकता को प्रमाणित करने के लिए इलेक्शन ने बहुत कुछ सिखाया। जी, इलेक्शन ने बताया कि कौन आपके साथ है, आपके साथ चलने वाले भी आपके साथ नहीं है। इलेक्शन ने बताया कि जिनके लिए आपने जो कुछ किया वो लोग भी आपके साथ नहीं है। तो उस इलेक्शन से इसलिए इसको जोड़ा गया है कि जैसे मृत्यु के बाद आदमी के साथ कौन है, कौन नहीं है, उसके पुनर्जन्म। हाँ, पता लगता है। इलेक्शन जो आदमी लड़ता है उसको ये पता लगता है कि कौन उसके साथ है, कौन उसके साथ नहीं है। तो इलेक्शन से के बाद में भी यदि आपको सन्यास की भावना नहीं जागृत हो रही, तो फिर आप थोड़ा सा जीवित अवस्था में नहीं है, थोड़ा सा कम जीवित अवस्था में है। तो आपको ये समझना चाहिए कि इस समय अब आपने पूरा देख लिया इस 3 महीने में कि कौन साथ था, कौन साथ नहीं था। आपने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो अब क्षणिक वैराग्य को छोड़ के एक लंबे वैराग्य की तरफ जाएँ। तो इसलिए जिसको उसका कहा नाम जाए दिया। चुनाव से संन्यास की इलेक्शन से सन्यास की की ओर। इलेक्शन से सन्यास की की ओर। ओर। अब और में 6 महीने लगे सन्यास आने में, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन कदम ज़रूर बढ़ा दिया है कि हाँ, कदम बढ़ा दिया। फेयर एंड इनफ। अभी जो माहौल चल रहा है, जो न्यू जनरेशन्स, जो आप देखते होंगे कि न्यू जनरेशन काम कर रही है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ती नहीं है, समझती नहीं है। बस कुछ जैसे कोई ड्राफ्टिंग उठाई उन्होंने और एआई से ड्राफ्टिंग उठाई और वो बिना सोचे समझे एक वो केस दर्ज कर दिया। या बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं कि गाड़ी के आगे स्टिकर लगाना और वो इसको एक कुछ पावर समझते हैं कि ये हमारी के पावर है। क्या ये कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हमारे जो समाज को किस तरफ देख इन्हीं सब चीज़ को, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए तो हमने उसका नाम दिया इलेक्शन से सन्यास की सन्यास की ओर। ओर? लोगों को बता सकें कि जो जिस भ्रम में आप जी रहे हो, जी, वो भ्रम जीवन नहीं है। अगर आप उस भ्रम में रहोगे, तो वो दुःख का कारण रहेगा जीवन भर। आपको दुखी रहने का अगर मन है, तो आप वैसे ही ठीक हैं। लेकिन आपको यदि अगर दुःख को सुख में कन्वर्ट करना है, तो इन इस भ्रम से आपको मुक्त होना। ऐसा कोई कानून में कोई रोकथाम है? जैसे कि कोई पुलिस थाने में जाके किसी पुलिस वाले की वीडियो, क्या ये इल्लीगल है या लीगल है? देखिए, कहीं जैसे कोई पे भी किसी की ट्रैफिक पुलिस किसी गाड़ी को रोक के चालान कर रहा है और कोई उसकी वीडियो बना रहा है ना? या पुलिस वाले भी किसी कोई कोई वीडियो इल्लीगल नहीं बना है। रहे हैं, तो ये आप वीडियो हमारे बना सकते दर्शकों हैं, को आप बताएँ वीडियो कि बना सकते हैं। कहीं कोई भी इल्लीगल एक्ट हो रहा है, हुँ, हुँ। आप उस इल्लीगल एक्ट का प्रूफ कैसे देंगे कि इल्लीगल एक्ट हुआ जैसे कई बार आपने बहुत सी वीडियो में देखा है कि पुलिस कहती है कि आप वीडियो नहीं बना है? हुँ। सकते, आप ये अलाउड नहीं है। ये पुलिस की तानाशाही है। जी, वो अपने आप को समाज में एक बहुत सुपीरियर मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि आप नहीं बना सकते। कि वो लेकिन ये आपका उनका राइट। आरोप ये होता है कि सरकारी कार्य में नहीं, बाधा नहीं, नहीं, सरकारी कार्य में डलती है। बाधा है तो तू एफआईआर लॉन्च कर ले। जी, बिल्कुल सही। सरकारी कार्य में बाधा है तो तू एफआईआर लॉन्च करके अरेस्ट कर ले। ये इस तरीके का एक्ट है जो उसको पुलिस को सुधरना पड़ेगा। कोर्ट उसको किस नज़रिए से देखता है? यदि ऐसा कोई केस जाता है, ऐसी कोई वीडियो कोर्ट के सामने आती है हुँ। कि कोई वीडियो बना रहा है किसी पुलिस अधिकारी की और पुलिस अधिकारी ने उसका फ़ोन छीन लिया या वो वीडियो बंद करा दी, कोई ऐसा कोई ऐसे तो केस कितने संज्ञान, तो कोर्ट ऐसे उसको तो किस नज़रिए से देखता है? और उसमें क्या उस पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई या कार्रवाई कुछ ज़रूर ऐसा? होनी चाहिए, जी। ज़रूर होती तो है। ऐसा कोई अभी कोई ऐसे मामला आपने हाल-फिलहाल में देखा हो, अभी कोई मैंने आपके संज्ञान अब में हो किसी कुछ पुलिस ऐसा? ऑफिसर का मैंने इस तरीके का स्टेटमेंट पढ़ा था कि कोई पत्रकार जी, अपना जी। कैमरा लेके पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जा सकता। जी, आम जी, आदमी जी। को तो छोड़ दीजिए। जी, जी, जी। कोई महिला अधिकारी थी, राजस्थान का मेरठ की मामला या है कहाँ की शायद थी, ये। कोई अधिकारी थी, जी, जी, जी। डीएसपी महोदया थी। जी, जी। उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट दी जी, जी। कि
कोई भी पत्रकार अपना कैमरा लेके पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जा सकता। जी। तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को कानून से ऊपर समझती हैं। तो इस तरीके का कोई भी ऑर्डर या इस तरीके का कोई भी एक्ट गैर कानूनी है। तो इस तरीके का कोई वो वीडियो देखिए, आप कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। जी, जी। आपके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी। तो वो आप कैसे बताएँगे? जी, जी। आपके पास बताने के लिए तो वही सोर्स है जी, ना, जी, जी। बता सकते हैं। तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक हैं, तो वीडियो बनाना कोई भी किसी भी कानून का उल्लंघन करना नहीं है। आप निडरता से वीडियो बना सकते हैं, निडरता से उस कुछ वीडियो भी को गलत हुआ है रिलीज़ तो आप कर बना सकते सकते हैं, क्योंकि आपको कोर्ट भी आपसे प्रूफ माँगेगी, आपसे पुलिस भी प्रूफ माँगेगी, पुलिस के जो उच्चाधिकारी हैं वो भी माँगेंगे कि आपके साथ गलत हुआ तो क्या आप इसका कोई प्रूफ दे सकते हैं? आप बोलेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ तो आप वो कहेंगे प्रूफ दिखाइए, तो प्रूफ आपके पास क्या है? आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल से वीडियो बनाएँगे, बता दीजिए। बिल्कुल सही, फेयर एंड इनफ। क्या ऐसा है कि गरीब जनता को और किसी अमीर को इंसाफ मिलना एक बराबर है, या इसमें गरीब को देर से न्याय मिलता है और अमीर को जल्दी न्याय मिलता है? तो अगर गरीब को देर से न्याय मिलता है तो वो ऐसा क्या करे कि उसको भी उसी जो बराबर की श्रेणी में रखा जाए? देखिए, आम तौर पे ये माना जाता है, ये जनता में इस तरीके का संदेश है कि अमीरों को न्याय जल्दी मिलता है और गरीबों को देर में मिलता है। उसका रीज़न क्या है कि अमीरों के पास एडवोकेट्स को, बड़े-बड़े एडवोकेट्स को हायर करने के लिए पैसे होते हैं, जो 5 लाख से लेके 50 लाख रुपए पर हियरिंग तक दे पाते हैं। ऐसा कुछ हद तक सही भी है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचते हैं, उनको देखना चाहिए कोर्ट की जजमेंट कि वहाँ पे एक नॉर्मल एक रिक्शा जो चलाने वाला मेरा साथी है, मेरा भाई है, उसको भी न्याय कोर्ट उसी तरीके से देती है, जो ई-रिक्शा में है या एक दुकानदार है। अगर इस तरीके का, अगर ऐसा एक मैसेज अगर समाज में जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि वो आम व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक होगा। तो मैं और आप ये संदेश देते हैं कि न्याय सबके लिए बराबर है। अब सुगमता से किसे मिलता है ये ज़रूरी है, न्याय सबके लिए बराबर है। कानून तो यही कहता हाँ, है कि न्याय सुगम मिले, जल्दी मिले, जल्दी मिले। उसके लिए कुछ सरकारों को प्रयास करने पड़ेंगे। उनके प्रयासों में कमी है, ये मैं मानता हूँ। ये उनके, और जो भी चीफ जस्टिस हमारे आते हैं, जब वो चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं, तब उनके पास बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि हमें ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। लेकिन जब वो खुद ब खुद गद्दी पे होते हैं, तो उस टाइम में टाइम ऐसे फिसल जाता है। राइट। जो जजेस हैं, जब भी रिटायरमेंट के बाद आप बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी स्पीच सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि शायद कानून उससे बेहतर, जितना वो बता रहे हैं उससे बेहतर हो ही नहीं हो सकता। ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में उतने ही ईमानदारी के साथ यदि अगर प्रयास किए जाएँ, और ये किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं है। ये जो जजेस आज समाज में, जो जुडिशियल सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम 2 साल, 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट होंगे, तो क्या हम अपने आप को संतुष्ट मानते हैं कि हमने उस गद्दी पे रह के, हमने उस सीट पे रह के, हमने पूरा न्याय किया? ये बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको जो अभी कहा कि वैराग्य आना बड़ा ज़रूरी है। आपको अपना वेस्टेड इंटरेस्ट छोड़ना ज़रूरी है। मैं तो ये आप कहूँगा कि वो अपने कि लिए क्या वो ब्रिजवासी माने अपने आप को? नहीं, ब्रजवासी माने न ब्रिजवासी, माने, लेकिन क्यों अपना त्याग के साथ काम क्योंकि करें, आप जिस अपने परिवार के लिए न करें, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए न करें, वो समाज के लिए करें। और जो व्यक्ति आ रहा है उनके पास न्याय माँगने के लिए, उसमें वो अपने परिवार का सदस्य देखें। और अगर उनको लगता है कि ये 2 साल बाद होना है, तो क्यों ना मैं आज करने की कोशिश करूँ, सो दैट आज ये संतुष्टि का भाव लेके जाए और मैंने आज इसको न्याय दे दिया। क्योंकि विष्णु शर्मा जी जो आप आज ब्रिजवासी उसको मानते हैं कि मैं ब्रिजवासी हूँ, तो जी। मैं उसको एक टैगलाइन दूँगा हाँ। कि आप अगर पहले ही ब्रिजवासी बन जाएँ, हुँ। आपको बाद में ना सोचना पड़े कि मैं ब्रिजवासी हूँ। तो मैं इसको कहूँगा ये ब्रिजवासी होना एक ये बहुत ही पूर्णतः कारगर साबित हुआ है। ठाकुर जी ने कितने
जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो ब्रज में जन्म होता है। बिल्कुल। ब्रज में जन्म हुआ तो वो डीएनए है। अगर मैं उसके जन्म के बाद भी यदि अगर मैं उसी तरीके का जीवन जैसे लोग जीते अगर मैं जीऊँ, तो मुझे लगता है कि फिर मेरे ब्रजवासी होने पर मुझे खुद ब खुद ही शर्मिंदगी महसूस होगी। बिल्कुल और सही। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो या मेरे द्वारा कोई भी ऐसा एक्ट किया जाए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि व्यक्ति को मैं बार-बार जोर दे रहा हूँ कि वैराग्य बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अगर आपके अंदर वैराग्य आएगा, आपको लगेगा कि ये सब नश्वर है, जो आप देख रहे हैं, जो आपने रहने के लिए एक घर चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों के लिए स्कूल की फीस चाहिए, आपके 2 घर बड़ा सुंदर-सा किसी कवि ने कहा है कि एक घर में तो हम रहते हैं, बाकी घरों में तो हमारा मैं रहता है, मैं अहम रहता है। अहम है। एक गाड़ी में तो मैं गाड़ी चला के चलता हूँ, बाकी गाड़ियों में तो मेरा अहम रहता है, मेरा अहंकार रहता है। तो जितना हो सके कोशिश करें कि आप अपने आप को वैरागी के रूप में आप करेंगे तो देखिए समाज भी अच्छा बनेगा, देश भी अच्छा बनेगा और आपका परिवार भी सुखी तो रहेगा। जितने भी ये रिटायर्ड जजेस हैं, तो उनको आगे आके इस श्रेणी में काम करना चाहिए कि जो जनता को जल्दी रिटायर इंसाफ क्यों? मिले। जब भी आप जुडिशरी में आप प्रवेश करते हैं, आप जज बनते हैं, जी, आपको तभी से सोचना चाहिए कि मुझे समाज के लिए काम करना, मेरे कि पास जो मुझे व्यक्ति आए ब्रिजवासी बनना है। हाँ, मैं मुझे मैं अगर ये कोई टैगलाइन दूँगा कि मुझे ब्रिजवासी बनना है। ठाकुर जी की कृपा होगी तो ज़रूर बनेंगे और मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति को मन से रहना चाहिए। वहाँ पे जन्म हुआ, वहाँ घर है, उससे बेटर है कि आदमी सोचे कि मैं मन से ठाकुर जी के धाम में रहता हूँ और मैं ठाकुर जी का निज हूँ और ठाकुर जी का प्रिय हूँ। यदि अगर ये व्यक्ति सोच ले, तो गलत काम करेगा ही नहीं। गलत काम कैसे करेगा? बिल्कुल, क्या ठाकुर जी के समर्पित होने के बाद भी गलत काम कर पाएगा? असंभव, असंभव है, कर ही नहीं बिल्कुल सकता। सही। फेयर एंड इनफ। कर तो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद ब्रिजवासी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद तो आपका। कैसा लगा आपको हमारा शो फुल वॉल्यूम बातें? शो में आपने चर्चा की, आपने बहुत सारी चीज़ें विस्तार से बताई, एक सही क्या है, गलत क्या है, जीवन को जीना सिखाया, अपनी लॉयर्स लॉबी के लिए, न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छे-अच्छे आपने सुझाव दिए कि वो कैसे अपने आप को तरक्की कर सकते हैं, कैसे एक सेवा कर सकते हैं, कैसे एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप एक बहुत ही अलविदा मैसेज के साथ कुछ न्यू मैसेज देना चाहें कि कैसे, और इसी के साथ हम आपसे अलविदा मैं कहेंगे। देखिए सोशल मीडिया का सदुपयोग करना ज़रूरी है और ये जो आप कर रहे हैं, ये सदुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग अलग-अलग मीन्स में होता है। आप यदि अगर अच्छी बातें लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये सन्मार्ग है और ये कुमार्ग है, तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए मैं आपको इसमें बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ। आपकी एंटायर टीम को जो इसमें दिन-रात काम कर रही है और अच्छा-अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाएँगे। अगर लाखों लोगों के देखने के बाद एक भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हुआ, एक व्यक्ति का राहुल जी, बिल्कुल सही, तो आपके काम की सार्थकता आ गई। बिल्कुल आपने अपने काम को सैटिस्फाई कर दिया। सैटिस्फाई। और आप अच्छा काम करेंगे तो मैं आपके सब दर्शकों से जितने भी सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको कमेंट देना है वो कमेंट भी करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे। राधे, राधे। राधे।